तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ का सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि सीबीएसई का फाइनल एग्जाम का सैंपल पेपर है। तो ये सैंपल पेपर आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पहले खुद से सॉल्व करिएगा सारा क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसके लिए फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फाइनल ईयर का हम लोग का सैंपल पेपर होता है यानी जो एग्जाम का पेपर होता है वो कुछ इस टाइप में होता है कि इसमें 5 सेक्शन होता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें 5 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए जो होता है उसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहता है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। तो इसमें हम लोग को क्या होगा कि 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कोई एक को टिक करना होगा जो सही है। फिर उसके बाद हम लोग का सेक्शन बी होता है, वो होता है वेरी शॉर्ट आंसर। इसमें यानी कि हम लोग का बहुत छोटा छोटा आंसर लिखना रहता है यानी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। फिर उसका सेक्शन सी रहता है, तो उसमें हम लोगों का शॉर्ट आंसर होता है यानी वेरी शॉर्ट आंसर से थोड़ा इसमें थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं रहता है। फिर उसका सेक्शन डी जो होता है वो हम लोग का लॉन्ग आंसर रहता है, इसमें हम लोग को थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन ये सब करना पड़ता है। उसके बाद फिर लास्ट होता है सेक्शन ई, तो ये हम लोग का केस स्टडी होता है यानी इसमें हम लोग को कुछ कुछ लिख के दे देगा और पहले हम लोग को उसको पढ़ना होगा और उसके हिसाब से जो भी हम लोगों से फिर पूछेगा उसका हम लोग को आंसर देना होगा। तो चलिए अब एक एक करके इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले सेक्शन ई में हम लोग का जो है क्या रहेगा, हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो है 1 से 18 तक ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव वाला होता है उसे मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं क्योंकि इसमें उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं रहता है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहला है कि जी बराबर दे दिया है टी का पावर 2/3 प्लस 4t का पावर 1/2, और यहां पर फिर बोल दिया है कि टी जो है वो बराबर है 64 के। अब हम लोगों को बस जी का वैल्यू पूछ रहा है, तो जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस ये जो हम लोग का टी का वैल्यू है इसको इसमें पुट कर देंगे। तो टी का वैल्यू 64 है, तो 64 का पावर 2/3 प्लस 4 इंटू, और टी का 64 है तो 64 का पावर -1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आप लोगों ने सबसे पहला नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर था उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग का पावर होता है तो उसमें बहुत सारा नियम होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस 64 को हम लोग क्या करेंगे 4 का पावर 3 करके लिखेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि 4 का पावर 3 लिखे हैं और ये इस पूरे का पावर 2/3 है और पावर इंटू पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये इस तरह से 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा यानी ये सिर्फ 4 का पावर 2 बच जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर प्लस 4 इंटू, और ये है तो 4 इंटू, और इस 64 को हम लोग क्या करेंगे 8 का पावर 2 करके लिख देंगे क्योंकि 8 का पावर 2 64 ही होता है, और इसका पावर 1/2 है तो यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। अब ये ध्यान से देखिए -1 रहता है, माइनस में जब भी पावर रहता है तो वो 1/, करके लिखा जाता है यानी ये प्लस 4 का 4 ही रह जाएगा इंटू, और ये 1/8 हो जाएगा यानी ये नीचे चल जाएगा, उल्टा हो जाता है। फिर यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा यानी ये हो गया 4 4 16 प्लस ये हम लोग का 1/2 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 16 दूनी 32 एक 33/2 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग का बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा यानी 33/2 आएगा इस जी का वैल्यू। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि x बराबर 5 एंड y बराबर -2 इज ए सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी 4 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोगों को बताना है कि x बराबर 5 और y बराबर -2 इन चारों में से किसका सोल्यूशन है। तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस ये वैल्यू को एक एक करके चारों में रख कर देखेंगे। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ए में हम लोग का लीनियर इक्वेशन है 2x - y बराबर 12, और अगर हम लोग इसमें x का मान क्या है 5 है और y का मान क्या है -2 है, इसको रख के देखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या होगा, यहाँ 5 है तो 5 रखने पर ये 5 2 10 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर -2 है y का मान, तो ध्यान से देखिए -2 इस तरह से रख देंगे, और उसके बाद बराबर 12, तो ध्यान से देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 10 + 2 और बराबर में 12 है, तो इधर साइड भी 12 आ गया और इधर साइड भी, यानी LHS बराबर RHS हो गया, इसीलिए यही ए नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। फिर उसका 3 है कि द साइंस ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन क्वाड्रेंट 2 आर रिस्पेक्टिवली। तो ध्यान से देखिए ये हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इसमें हम लोग को आप लोगों को पता है कि ये हम लोग का x एक्सिस होता है, यहाँ पर x डैश होता है, ये y होता है और यहाँ पर y डैश होता है, और इसमें हम लोग का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। और इसमें हम लोगों से क्या पूछा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ध्यान से देखिए ये रहा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव जाता है और यहाँ पर इस तरह से निगेटिव जाता है, तो ये हम लोग का निगेटिव वाला होता है, ये पॉजिटिव वाला, और ऊपर साइड भी पॉजिटिव जाता है और नीचे साइड निगेटिव जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को सेकंड में ध्यान से देखिए सबसे पहले x आएगा यानी निगेटिव और फिर पॉजिटिव, यानी इसका आंसर हम लोग का ए हो जाएगा यानी माइनस और उसके बाद प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग का माइनस प्लस वाला सारा पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद चौथा है कि एक हम लोगों को इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दिया है और बोल रहा है कि इसका अगर हम लोगों को हिस्टोग्राम बनाना होगा, तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोगों को, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए जो क्लास इंटरवल है उसका जो क्लास साइज है
वो अलग अलग है। यानी सबसे पहला में क्लास साइज 5 है, 5 से 10 वाले में, फिर 10 से 15 वाले में हम लोगों का 5 है, लेकिन 15 से 25 वाले में 10 हो गया, फिर 25 से 45 वाले में 20 हो गया। तो इस तरह से जब अलग अलग क्लास इंटरवल रहता है, क्लास साइज रहता है क्लास इंटरवल का, तब हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि क्लास जो है हम लोगों का क्लास इंटरवल 25-45, तो ध्यान से देखिए 25 और 45 वाला जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो निकालना है। तो ध्यान से देखिए जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो इसका 8 दिया हुआ है। अब हम लोग एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है कि मिनिमम वाला जो है उस वो बटा जो भी हम लोग का जिस भी क्लास इंटरवल का निकालना है वो वाला क्लास इंटरवल का साइज यानी क्लास साइज, और उसके बाद इनटू फ्रीक्वेंसी करना होता है। तो मिनिमम का मतलब होता है कि ये जितना भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसमें सबसे छोटा क्या है, क्लास साइज। तो ध्यान से देखिए सबसे छोटा 5 है, यानी 5 ही ऐसा क्लास साइज है जो सबसे छोटा है, यानी मिनिमम हम लोग का 5 हो गया बटा, और जिसका निकालना है यानी इसका इस क्लास इंटरवल का निकालना है तो इसमें हम लोग का कितना है 20 है, तो ये 20 हो जाएगा गुने, और इसका फ्रीक्वेंसी है कितना, तो 8 है, तो 8 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से ये 4 बार में कट जाएगा और ये 4 से 2 बार में, यानी इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग का क्या निकल जाएगा 2, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद पचमा है कि द लीनियर इक्वेशन 3x - 5y = 15 हैज, यानी इसमें ध्यान से देखिए लीनियर इक्वेशन है और ये 2 वेरिएबल वाला है। यानी लीनियर इक्वेशन ये क्यों है, 3x - 5y = 15 दिया हुआ है, तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ही वेरिएबल का पावर 1 है, यानी अगर पावर 2 रहता तब ये क्वाड्रेटिक हो जाता, अभी ये लीनियर है। और इसमें भी लीनियर इक्वेशन ये 2 वेरिएबल वाला है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो होता है उसका सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का 2 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ए नंबर सही हो जाएगा, यानी इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस होता है। फिर उसका छठा नंबर है यूक्लिड्स पोस्टुलेट 1 इज, तो याद यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लोगों ने 5 पोस्टुलेट पढ़ा था, उसमें सबसे पहला पोस्टुलेट कौन सा था ये हम लोगों को बताना है, तो इसका भी ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी यूक्लिड जो था उसने 5 पोस्टुलेट बनाया था, जिसमें पहला पोस्टुलेट क्या था कि कोई भी एक बिंदु है तो उससे हम लोग जितना चाहे उतना लाइन इस तरह से पास कर सकते हैं। फिर उसका 7 नंबर देखते हैं, तो इसमें हम लोग को एक फिगर दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए फिगर हम लोग का इस तरह से है कि 2 पैरेलल लाइन है, एक है एल और एक है एम, और उसके बाद एक ट्रांसवर्सल लाइन है इस तरह से, और उसके बाद बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान से देखिए एक और इस तरह से लाइन है, और एक्स यहाँ पर 40 डिग्री है, ये वाला हम लोग का 40 डिग्री है, और यहाँ पे हम लोग का 65 डिग्री है, और ये वाला पूरा यहाँ पर एक्स है। तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा और बड़ा से बना लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखे। तो इस तरह का हम लोग का फिगर है, और ये वाला हम लोग का x डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का ये 65 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का कितना है 40 डिग्री है। अब इस x को निकालना है, तो ध्यान से देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करिए कि एक अपने से एक लाइन पार दीजिए जो कि कितना होगा, हम लोग जो पैरेलल होगा बाकी दोनों लाइन के, यानी एक इस तरह से हम लोग इमेजिनरी लाइन पार लेंगे जो कि ये तीनों ही इस तरह से पैरेलल हो। तो ध्यान से देखिए इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा कि ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर ध्यान से देखिए ये वाला हम लोग का 65 है, तो इधर साइड भी 65 हो जाएगा, तो ये हम लोग का यानी 65 निकल गया यहाँ पे। और उसी तरह से फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए 40 है, तो यहाँ से भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये कितना निकल जाएगा 40, तो यहाँ पर x जो है वो इन दोनों को जोड़ कर आ रहा है, तो फिर ये 6 कितना हो गया 6 4 10, यानी ये हम लोग का 105 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से बी नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 8वां नंबर देखते हैं, इसमें बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट ओ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक हम लोग का क्या है रेक्टेंगल है, तो इस तरह से हम लोग एक रेक्टेंगल बना देंगे, पी क्यू आर एस इसका नाम दे देंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप लोग तुरंत बस डायग्राम बना लीजिए ताकि आप लोग आसानी से उस क्वेश्चन को बना सके। अब उसमें हम लोगों को बोल रहा है कि दोनों इसका जो डायगोनल है वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस तरह से ओ पे इंटरसेक्ट कर गया। अब बोल रहा है एंगल आर ओ क्यू 60 डिग्री है, तो आर ओ क्यू ये वाला जो है ये हम लोग का 60 डिग्री है, और उसके बाद बोल रहा है कि ओ एस पी निकालने के लिए, तो ओ एस पी कहाँ है, ओ एस पी यानी ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए इसे हम लोग बहुत तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये 60 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी हम लोग का 60 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप लोगों को पता है कि जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, यानी कि जितना ये इक्वल भी होता है, यानी कि ध्यान से देखिए ये जितना होगा वो भी इतना ही होगा, और दोनों बराबर ही डायगोनल होता है, यानी QS और PR दोनों ही बराबर है, तो इसलिए OS और OP दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ये और ये बराबर है, और ये दोनों बराबर होने का मतलब है कि इसके अपोजिट वाला ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों को जोड़कर कितना होगा, ये
120 डिग्री होगा क्योंकि तीनों को जोड़कर 180 डिग्री होता है, तो ये 120 डिग्री होगा क्योंकि ये 60 डिग्री है और 120 है और ये दोनों बराबर भी है क्योंकि दोनों साइड बराबर था, तो दोनों बराबर है यानी दोनों 60-60 डिग्री होगा, तभी जाके 120 हो रहा है, तो इसलिए इसका भी ए नंबर आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि द फैक्टर्स ऑफ, अब यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और उसके बाद प्लस वाई क्यूब, इसका हम लोगों को फैक्टर पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप लोग ध्यान से देखिए कि आइडेंटिटी अगर कोई बन रहा हो तो सबसे पहले आइडेंटिटी अगर याद आ रहा हो तो आइडेंटिटी लगाइए, वरना सबसे अच्छा तरीका है कि कॉमन ढूंढिए। तो ध्यान से देखिए जैसे मान लेते हैं इन दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स बच जाएगा इसमें और इसमें हम लोग का माइनस वाई बच जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर ध्यान से देखिए हम लोग क्या वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस वाई स्क्वायर कॉमन अगर ले ले तो यहाँ पर हम लोग का बच जाएगा एक्स और यहाँ पे माइनस वाई बच जाएगा। तो यहाँ पर अब दोनों में एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई कॉमन लेने पर ये हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से ये बराबर नहीं रहेगा, बस ऐसे ही इस तरह से कॉमन ले लिए। अब उसी तरह से फिर ये एक्स माइनस वाई है और ये ध्यान से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोगों को पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यानी इसको अगर हम लोग तोड़ कर लिखना चाहे तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई करके लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए इस तरह का कोई भी ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई है, तो इसको एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए सी नंबर में यही चीज हम लोग को दिया हुआ है, तो इस तरह से सी नंबर जो है ये हम लोग का सही हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि हम लोगों को अगर कुछ ना समझ में आए तो डायरेक्ट कॉमन लेके देखना है और मैच करना है चारों ऑप्शन से। फिर उसका 10वां नंबर है कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज ए लाइन विच मीट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। अब ध्यान से देखिए इसमें बोल रहा है कि एक इक्वेशन है जो कि है 2x प्लस 3y बराबर 6, और ये जो है ये एक्स एक्सिस पर कहां पर मीट करेगा। तो ध्यान से देखिए एक्स एक्सिस पर जो है आप लोगों को पता होगा कि y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। अब इसमें बोल रहा है एक्स एक्सिस पे मीट कहां पे करेगा, तो यानी कि एक्स एक्सिस पे ध्यान से देखिए y जो होगा वो हम लोग का 0 होगा, यानी कोई भी कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स वाई करके लिखते हैं जिसमें y तो हम लोगों का पक्के से 0 होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर कट रहा है। अब x को हम लोगों को निकालना है, तो ध्यान से देखिए y 0 है, तो इस 0 को यहाँ पर अगर रख दे तो ये 0 हो जाएगा और 2x बराबर 6 हो जाएगा, यानी x का कितना आ जाएगा हम लोग का 3 आ जाएगा, यानी जो हम लोग का ये पॉइंट होगा ये 3,0 हो जाएगा, यानी डी नंबर सही हो गया। फिर उसके बाद इन दी एडजॉइनिंग फिगर ए बी बराबर ए सी और उसके बाद एंड ए डी इज ए मीडियन ऑफ ट्रेंगल ए बी सी देन ए डी सी इज इक्वल टू, यानी इसमें ध्यान से देखिए क्या किया है कि एक हम लोग का ट्रेंगल लिया है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम लोग का एक ट्रेंगल है और जो कि बोल रहा है कि इसमें ये हम लोग का क्या है ए बी बराबर ए सी है, तो यहाँ पर ए बी सी इस तरह से लेते हैं और ए बी और ए सी साइड दोनों बराबर है और उसके बाद बोल रहा है ए डी इसका मीडियन है, तो ए डी इस तरह से एक मीडियन बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, मीडियन का मतलब क्या होता है कि जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दे अपोजिट वाला साइड को, यानी ये और ये बराबर होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ए डी सी एंगल कितना होगा, तो ए डी सी ये वाला एंगल हम लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, यानी ये जो एक ट्रेंगल दिख रहा है ए डी बी और यहाँ पर एक ट्रेंगल दिख रहा है ए डी सी वाला, इन दोनों ट्रेंगल में ये वाला साइड इसके बराबर हो गया, ये वाला साइड इसके बराबर और ये वाला साइड दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और तो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और यानी बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से, और ये दोनों एंगल बराबर है और ध्यान से देखिए ये लीनियर पेयर भी बना रहा है, यानी ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा और दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग का एंगल एडीसी कितना होगा 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से एडीसी हम लोग को 90 डिग्री मिल गया, तो डी नंबर इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो इसमें बोल रहा है द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, द लेंथ्स ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज, यानी रोम्बस ध्यान से देखिए क्या होता है जिसका दोनों डायगोनल क्या होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, तो इस तरह से हम लोग एक रोम्बस बना लेंगे और इसमें हम लोग को बोल दिया है दोनों ही डायगोनल हम लोग का कितना है, एक है 16 यानी D1 मान लेते हैं 16 है और D2 हम लोग का कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिए ये यानी कि पूरा कितना होगा, मान लेते हैं ये एक डायगोनल हम लोग D1 मान रहे हैं तो ये 16 होगा, तो इसका ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि ये हम लोग का 8 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये अगर हम लोग दूसरा डायगोनल माने जो कि 12 है तो 12 का आधा ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, तो ध्यान से देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है और इसमें ये हम लोग का साइड 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये हम लोग का जो साइड होगा वो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी इसको ये मान लेते हैं, तो ए बराबर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो पाइथागोरस रूल से ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36 और इसका रूट, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 100 का रूट, यानी कि हम लोग का आ गया 10 सेंटीमीटर, तो यानी इसमें सी नंबर सही हो जाएगा।
फिर उसका 30 नंबर है द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर, यानी ये हम लोग को एक फिगर दिया हुआ है, इसमें हम लोग को एक्स निकालना है। तो ध्यान से देखिए इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो एक सबसे पहले इस तरह से जल्दी से फिगर बना लेते हैं। ये बना हम लोग का, ये हम लोग का एक सेंटर है ओ, फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ से यहाँ गया हुआ है, और उसके बाद फिर ये पूरा ऐसे डायमीटर एक बना हुआ है, और यहाँ से यहाँ भी ज्वाइंट है, और ये हम लोग का क्या है एक्स है, और ये हम लोग का ओ है। यहाँ पर हम लोग का 110 डिग्री दिया हुआ है पहले से, ये सी है, ये बी है, ये डी है और ये ए है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को ये वाला एंगल निकालना है। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है 110, तो ध्यान से देखिए ये जो हम लोग का एक आर्क है BC, ये सेंटर पर 110 डिग्री बना रहा है, तो यही आर्क जो होगा वो कहीं और पर सर्कल पर हम लोग का इसका आधा बनाता है। यानी कि अगर ये 110 डिग्री है तो ये एंगल CDB जो है ये वाला एंगल, ये हम लोग का कितना होगा, ये इसका आधा यानी 55 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखिए ये 55 डिग्री और ये एक पूरा डायमीटर है, और डायमीटर का मतलब हो गया कि ये एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में आप लोगों को पता है कि कोई भी एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री होता है, यानी एंगल्स इन दी सेमी सेगमेंट इज 90 डिग्री। तो ये यानी कि पूरा कितना होगा ADB 90 डिग्री, और 90 डिग्री में अगर हम लोग ये 55 घटा देंगे तो x निकल जाएगा, यानी 90 माइनस 55 कर देंगे तो ये हो गया 5 5 10, ये हो गया 8 5 3 8, यानी 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो 35 डिग्री बी में है तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अब अगला नंबर देखते हैं 14 नंबर। तो इसमें ध्यान से देखिए क्या है कि इस तरह से एक दिया हुआ है कि रूट यहाँ पर 3 है, और उसके बाद इंटू, उसके बाद यहाँ पर √2, यहाँ पर इसका इंडेक्स जो है वो 4 है, फिर उसके बाद इंटू, उसके बाद यहाँ पर 32 है, और इसका भी रूट में हम लोग का 12 इस तरह से है। तो ध्यान से देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग बस इसको सीधा करके लिख लीजिए पावर के रूप में, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3, यानी जो इधर साइड रहता है वो बटा में आ जाता है। फिर उसके बाद इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1/4 और इंटू, और ध्यान से देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 32 का पावर 1/12, और ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इस 32 को भी 2 का पावर में लिख देंगे ताकि सबका बेस सेम हो जाए। तो इसको 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 32 होता है, और ये पावर 1/12 तो है ही, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर। अब ध्यान से देखिए ये हो गया 2 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर 1/4 इंटू 2 का पावर 5/12। अब ध्यान से देखिए जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग और तीनों मल्टीप्लाई में हो तब हम लोग क्या करते हैं, सारा पावर को जोड़ देते हैं, यानी ये 2 का पावर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, यानी ये हम लोगों का हो जाएगा 4 प्लस 3 7 7 5 7 5 12, और 12/12 1, यानी ये 2 का पावर 1 हो जाएगा। इसका आंसर यानी कि बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x बराबर -3 एंड x बराबर 2 इज, यानी ध्यान से देखिए x एक्सिस का बात कर रहा है तो हम लोग एक x एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर -3 से शुरू किया है तो -3 होगा, फिर -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर जाके 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा। 2 तक हम लोगों से पूछा है, तो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है। तो ध्यान से देखिए ये 1 2 3 4 5 हो गया, तो इसका आंसर C 5 हो जाएगा। फिर उसका 16 नंबर है कि इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DEF, यानी दो ट्रेंगल है तो इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला ABC हो गया, उसके बाद DEF हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि हम लोग को दिया हुआ है कि एंगल B और E जो है वो बराबर है, और उसके बाद हम लोग को ये भी दिया हुआ है कि C और F भी बराबर है, यानी C और F बराबर है। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि अगर हम लोग को इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा तब हम लोग को एक और चीज़ क्या चाहिए होगा। तो ध्यान से देखिए आप लोगों को पता है कि जब एक एंगल दिया हुआ है और उसमें जो भी कोरस्पोंडिंग वाला हम लोग का जो साइड होता है अगर वो भी बराबर दे दे तब हम लोग एंगल साइड एंगल से इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। यानी इसमें हम लोग को बस क्या चाहिए कि BC बराबर EF हो, तो BC बराबर अगर EF हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, तो D नंबर इसका सही हो जाएगा। उसका 17 नंबर है कि A माइनस B हम लोगों को ध्यान से देखिए दिया हुआ है -8, और अब हम लोगों को ये भी दिया हुआ है कि AB बराबर है -12, और हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि A³ माइनस B³ कितना होता है। तो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं पहले। हाँ, तो A³ माइनस B³ पूछ रहा है, तो इस A³ माइनस B³ को ध्यान से देखिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि A माइनस B का क्यूब, और ध्यान से देखिए A माइनस B का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो हम लोग को मिलता है A³ माइनस B³ माइनस 3AB और इंटू A माइनस B। ये हम लोग का इसका फॉर्मूला होता है जब हम लोग का A माइनस B का होल क्यूब टूटता है। तो ध्यान से देखिए हम लोग को चाहिए सिर्फ A³ माइनस B³, तो ये वाला जो है इसको हम लोग वापस इधर साइड फेंक देंगे। यानी यहाँ पर अगर हम लोग A³ माइनस B³ को लिखना चाहे तो A माइनस B का होल क्यूब, और ये वाला उधर जाके ये माइनस में इधर
साइड था तो उधर जाके प्लस में आ जाएगा, यानी प्लस यहाँ से यहाँ अलग है तो यहाँ पर प्लस 3ab और a माइनस बी हो जाएगा। ये हम लोग का इस तरह से बना देंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी हम लोग को पहले से दिया हुआ है -8, यानी ये -8 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 है और a b है, तो ध्यान से देखिए a b भी हम लोग को दिया हुआ है कितना -12, तो यहाँ पर बस वैल्यू रखते जाना है। फिर उसके बाद a माइनस बी हम लोग को कितना दिया हुआ है -8, तो ये -8 रख देंगे और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा -224, तो इसे सी नंबर हम लोग का इसका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अब 18 नंबर देखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, यानी साइड जो है यानी ए बराबर हम लोग का 20 सेंटीमीटर है और हम लोग को निकालना क्या है, TSA निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है 6a² होता है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू और a² यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 इंटू 20, तो ये 2 2 जा 4 6 जा 24 और 00, यानी ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए 19 और 20 नंबर जो है ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, बस इसमें एजर्सन और रीजन वाला है, यानी एक एजर्सन दिया हुआ है और एक रीजन। और ध्यान इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे सबसे पहला में दिया हुआ है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज 6 सेंटीमीटर, यानी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक हम लोग का ट्रायंगल है उसका साइड हम लोग का इस तरह से है कि 3 है 4 है और 5 है, तो इसका एरिया जो होगा वो 6 होगा। तो ध्यान से देखिए ये आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहा है, 3 4 5 जो होता है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, यानी कि ये हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, क्योंकि इसको आप लोग करके भी देख सकते हैं कि 3 3 जा 9 होगा प्लस 4 4 जा 16 होगा, बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर के, यानी कि 25 के बराबर। तो ये दोनों ध्यान से देखिए बराबर है, यानी ये हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इसका 4 है और हाइट इसका कितना है 3 है, तो 2 से 2 कट गया तो 3 2 जा 6 आ गया, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया तो सही आ रहा है, यानी इसका एजर्सन तो सही है। अब उसका रीजन में दे रहा है कि इफ 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी वेयर b प्लस सी a b c आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन एरिया बराबर ये। अब ध्यान से देखिए इसमें गलती क्या किया है कि जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है उसमें हम लोग का s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस सी होता है, यानी s दिया ही नहीं है, तो इसलिए ये रीजन ही हम लोग का गलत हो गया है, यानी इसका सी नंबर सही हो जाएगा कि a इज ट्रू, यानी एजर्सन इसका सही था कि 3 4 5 वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया हम लोग का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लेकिन इसका जो रीजन है वो फॉल्स है, वो गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो भी एजर्सन रीजन वाला ही है। तो ध्यान से देखिए एजर्सन क्या है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, यानी के का कोई भी हम लोग वैल्यू ले, तो जैसे यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया है 3 और के, तो ये हम लोग का एक पॉइंट है, इसमें के का कोई भी अगर हम लोग वैल्यू ले तो इज ए सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3 बराबर 0, यानी ये जो एक हम लोग का लीनियर इक्वेशन है इसका हम लोग का ये सोल्यूशन होगा अगर हम लोग के का कोई भी वैल्यू ले ले। यानी ध्यान से देखिए ये हम लोग का x होता है, ये y होता है, यानी x का हम लोग वैल्यू लेंगे -3/2 और y का वैल्यू कुछ भी लेंगे, तो क्या ये जो लीनियर इक्वेशन होगा ये सेटिस्फाई होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट करके देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ये 2 है तो ये 2 इंटू और x का जगह पर हम लोग का आ जाएगा -3/2 और प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो -3 + 3 बराबर 0, यानी LHS बराबर RHS हो रहा है, यानी ये एक सोल्यूशन है। अब ध्यान से देखिए y का हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं, ध्यान से देखिए इसमें y वेरिएबल है ही नहीं, यानी अगर हम लोग को इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 0y प्लस 3 बराबर 0, यानी जब कोई वेरिएबल नहीं रहता है तो उसको हम लोग 0y करके लिखते हैं, क्योंकि 0 से गुना होकर ये 0 ही हो जाएगा, यानी कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 0y है तो y का तो कुछ भी वैल्यू लेंगे तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग k का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यानी ये एजर्सन बिल्कुल सही है। अब उसके बाद बोल रहा है कि रीजन क्या है कि द लीनियर इक्वेशन ax प्लस b बराबर 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एज ax प्लस y प्लस b बराबर 0, यानी ध्यान से देखिए इसमें बोल रहा है कि ax प्लस b बराबर 0 अगर हम लोगों को दिया हो रहा है तो हम लोगों को अगर उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि लिख देंगे ax प्लस y प्लस b बराबर 0, ये हम लोग को दिया हुआ है। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर एक गलती क्या कर दिया है कि 0 नहीं दिया है, अगर यहाँ पर 0y लिखेंगे तभी जाकर ये सही होगा, क्योंकि अगर इस तरह से y लिख देंगे तब तो ये इक्वेशन ही बदल गया, ये इक्वेशन अलग हो गया और ये इक्वेशन अलग हो गया अगर 0 नहीं रहेगा तो इसलिए यहाँ पर भी रीजन जो है वो फॉल्स है, तो इसका भी सी नंबर सही हो जाएगा, एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।
अब उसका सेक्शन बी में पहुंचते हैं, तो ध्यान से देखिए सेक्शन बी हम लोग का क्या है, तो इसमें हम लोग को वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा, यानी हम लोग को बस जल्दी जल्दी देते जाना है इसका आंसर। तो इसमें हम लोग का सबसे पहला एक फिगर है, उसमें ध्यान से देखिए कैसा फिगर है, एक इस तरह से सर्कल बना, यहाँ पर एक लाइन है, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सेंटर है ओ, ये हम लोग का ए है, बी है, यहाँ पर डी है, ये सी है, और यहाँ पर ये भी हम लोग का एक डायमीटर है। अब उसके बाद यहाँ पर ये एक्स है, और यहाँ पर ये वाला एंगल हम लोग को 40 डिग्री दे दिया है, और अब हम लोगों से एक्स का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए बस आप लोग जो जो पढ़े बस वो सब लगाते जाना है, आंसर तुरंत आएगा। जैसे ये 40 डिग्री है, अब ध्यान से देखिए ये हम लोग का एक डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर से होकर गुजर रहा है, अब सेंटर से होकर पास हो रहा है, तो ये डायमीटर हो गया, और यानी ये सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल में बना हुआ कोई भी एंगल कितना होता है 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हम लोग का कितना होगा 90 डिग्री, और ये 9 4 13 हो गया, यानी ये हम लोग का पूरा ट्रायंगल है, तो इसमें 9 4 13 हो गया, यानी ये हम लोग का कितना होगा 50 डिग्री होगा। और उसके बाद ध्यान से देखिए कि ये वाला जो BC कोड है, इससे यहाँ पर हम लोग का 50 डिग्री बन रहा है, तो इसी से हम लोग का यहाँ पर भी 50 डिग्री बनेगा, तो इस तरह से x बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी एक ही कोड जो होता है वो सेंटर अगर सर्कल पर कोई भी एंगल बनाता है तो सारा एंगल बराबर होता है। फिर अब उसके बाद अगला नंबर देखते हैं 22, तो इसमें बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज 19 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ्स ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड्स इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर। यानी ध्यान से देखिए एक हम लोग का इस तरह का ट्रेपेजियम होता है, जिसमें ये वाला साइड को A मानते हैं, ये वाला साइड को B, और यहाँ पर इसका एक हाइट होगा, तो यहाँ पर यानी 90 डिग्री पर, तो इसको H मानते हैं। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H इंटू A प्लस B बाई 2, यानी कि यहाँ पर हाइट बाय 2 और इंटू A प्लस B का मतलब हो गया जो पैरेलल वाला साइड है उसका सम। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हाइट तो हम लोग को दे दिया है कितना 19 सेंटीमीटर, तो ये 19/2 हो गया, इंटू अब A प्लस B है। अब इसमें ध्यान से देखिए क्या बोला है कि इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन दी अदर, यानी अगर एक A है तो दूसरा जो होगा वो 4 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी वो A प्लस 4 हो जाएगा, यानी B जो है वो और कुछ नहीं हम लोग का A प्लस 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा A और प्लस और B के जगह पर A प्लस 4 रख देंगे और फिर इसको बस सॉल्व कर लेंगे, तो बराबर में हम लोग को कितना दिया हुआ है 475। तो 19 से ये हम लोग का 5 बार में नहीं कितना बार में कट जाएगा 25 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा यानी 25 दूनी 50 हो गया, और बराबर में ये हम लोग का 2A प्लस 4 हो जाएगा। अब ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस होके ये हम लोग का कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 46 बराबर 2A, और तो इस तरह से A हम लोग का क्या हो जाएगा 46 का आधा यानी कि 23 आ जाएगा। और ध्यान से देखिए A जो है वो और कुछ नहीं क्या था, इसका एक साइड था पैरेलल वाला, तो A जो है वो 23 आ गया, और जो B था वो A प्लस 4 था, यानी 23 प्लस 4 यानी 27 हो जाएगा, यानी एक 27 सेंटीमीटर हो जाएगा और एक 23 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग का दोनों साइड निकल गया पैरेलल वाला। अब उसका 23 नंबर देखते हैं, तो 23 नंबर क्या है, इसमें बोल रहा है इन दी गिवन फिगर एंगल BAD। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, यानी एक सर्कल इस तरह से है, फिर उसके बाद ये दूसरा सर्कल है, और यहाँ पर एक लाइन है जो कि इस तरह से पूरा गया हुआ है, और दूसरा लाइन यहाँ से इस तरह से गया हुआ है, फिर दोनों यहाँ से जुड़ा हुआ है, यानी ध्यान से देखिए ये जो पॉइंट है ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों सर्कल का, और ये वाला बोल दिया है कितना है 75 डिग्री, और ये वाला कोड इस तरह से ज्वाइन कर दिया है, और ये हम लोग को बोल दिया है x डिग्री है, और यहाँ पर हम लोग का y डिग्री है। अब सबसे पहले x और y का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए ये हम लोगों का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, क्योंकि ध्यान से देखिए ये इस क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट एक सर्कल पर ही है, एक ही सर्कल पर है, तो इस तरह से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप लोगों को पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी ध्यान से देखिए किसी भी एक साइड को हम लोग इस तरह से बढ़ा देते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया x। अब ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल का बराबर होता है, यानी इसके अंदर वाला में सबसे अपोजिट में ये वाला एंगल है यानी 75 है, तो इस तरह से x भी हम लोग का 75 डिग्री होगा, तो ये आप लोगों को पता होगा थ्योरम वाला। उसके बाद फिर अब दूसरा y निकालना है, तो y हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये भी हम लोग का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल जो होता है वो उसका सम 180 डिग्री होता है, तो यानी x प्लस y जो होगा वो हम लोग का 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पर x जो है वो 75 डिग्री है, तो y हम लोग का कितना आ जाएगा 105 डिग्री आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो ये है 24 नंबर में कि इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी इसमें भी हम लोग का वैल्यू निकालना है x का। तो यानी कि फिगर हम लोग का कैसा है, एक सर्कल है, फिर उसके बाद एक इस तरह का लाइन है, उसके बाद यहाँ से यहाँ एक लाइन है, फिर वो उसके बाद यहाँ से यहाँ एक लाइन, यहाँ से यहाँ एक लाइन, फिर इसका दोनों डायगोनल इस तरह से बना हुआ है। अब ध्यान से देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये P पे इंटरसेक्ट कर रहा है A B और यहाँ पर C और यहाँ पर D है, ये हम लोग का ध्यान से देखिए x जो है ये पूरा है, ये x डिग्री आ
गया और यहाँ पर ये हम लोग का 80 है और ये वाला हम लोग को दे दिया है 40 डिग्री। अब इस x को निकालना है। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो CD कोड है ये एक एंगल बना रहा है यहाँ पर 80 डिग्री का, क्योंकि ध्यान से देखिए इसका ही दोनों एंड पॉइंट यहाँ पर जाके मिल रहा है और इसी का दोनों एंड पॉइंट यहाँ पर भी जाके मिल रहा है, यानी ये एंगल भी वही कोड बना रहा है CD ही। तो ध्यान से देखिए जब एक ही कोड सेम एंगल जो बनाता है वो सेम एंगल होता है यानी बराबर होता है, यानी अगर ये 80 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 80 डिग्री होगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चारों पॉइंट सर्कल पर है, तो यानी कि इसका जो अपोजिट वाला एंगल होगा उसका सम 180 डिग्री होगा। तो यानी कि ये 80 + 20 जो है 80 डिग्री + 40 डिग्री है और प्लस x डिग्री जो होगा ये दोनों को जोड़ने पर हम लोग का कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया 8 4 12 यानी 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो इस तरह से x हम लोग का आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से x का मान निकल गया। अब ध्यान से देखिए 24 नंबर में और करके भी एक क्वेश्चन है, यानी कि कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा भी होता है जिसमें हम लोग को ऑप्शन दिया होता है कि या तो ये वाला बनाना है या ये वाला, यानी अगर आप लोग को सर्कल ये सब ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो आप लोग दूसरा वाला भी बना सकते हैं। तो दूसरा वाला में हम लोग को बोल रहा है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज इंस्क्रिप्ट इन ए सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी हम लोग को बोला है कि एक सर्कल है और उसके अंदर हम लोग का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका तीनों साइड बराबर होता है और तीनों साइड हम लोग को दे दिया है 9 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग को रेडियस निकालना है। तो ध्यान से देखिए इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है कि जो सेंटर होता है, तो अगर हम लोग इसका मीडियन बनाए तो ध्यान से देखिए मीडियन क्या होता है कि यहां से हम लोग एक लाइन पाड़ेंगे जो कि ये जो अपोजिट वाला साइड है उसको दो बराबर हिस्सों में बांट दे। तो इस तरह से जब हम लोग मीडियन बनाते हैं तो वो मीडियन जो होता है वो सेंटर से हो के पास होता है, यानी कि यहाँ पर वो अगर मान ले सेंटर है तो सेंटर से हो कर ही ये गुजरेगा। और ध्यान से देखिए हम लोग जब इस तरह से मीडियन बनाए हैं यानी ये पूरा 9 था तो दोनों आधा आधा हो गया होगा, यानी ये 4.5 और ये भी हम लोग का 4.5, या फिर इसको 9/2 भी कर सकते हैं क्योंकि अभी कैलकुलेशन करते इसमें 9/2 ज़्यादा ईजी रहेगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो साइड है ये निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही अल्टीट्यूड भी होता है, तो यानी ये अल्टीट्यूड भी होगा। ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है जो कि आप लोग को याद रखना चाहिए। तो यानी ये अल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी, तो अल्टीट्यूड होने के कारण ये 90 डिग्री होगा, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग को पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी अगर हम लोग को ये निकालना है तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर है तो ये हम लोग का हो जाएगा इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी ये 9/2 है इसका स्क्वायर और इसका रूट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, यानी ये हो जाएगा 9 + 9/2 इंटू 9 - 9/2, यानी a + b और a - b में इसको तोड़ दिए। इसका रूट भी लगा हुआ है तो इस तरह से रूट भी लगा लेंगे। तो इन दोनों को जोड़कर हम लोग का आ जाएगा 27/2 इंटू और इन दोनों इसको घटाकर यानी 9 - 9/2 करके हम लोग का क्या आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का फिर ये रूट में है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको रूट से निकालेंगे तो ध्यान से देखिए 2 का जोड़ा निकलने पर वो चीज़ बाहर आ जाता है, यानी यहाँ 2 × 2 है तो इस तरह से 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये डिवाइड में तो डिवाइड में ही बाहर रहेगा। फिर यहाँ पर भी ध्यान से देखिए ये 27 है तो ये कितना क्या होगा हम लोग का 9 3 × 27 होता है, तो 9 3 इसको कर सकते हैं, यानी यहाँ पर भी ये 9 × 3 है और ये एक और 9 है, यानी 9 × 9 तो बाहर आ जाएगा और जो 3 है वो तो अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरह से 9√3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा हम लोग को कितना मिल गया है 9√3/2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक और चीज होता है कि ये जो हम लोग का सेंटर ओ दिख रहा है इसको हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं, यानी ये इसका सर्कम सर्कल है और सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। अब जो सर्कम सेंटर होता है वो अल्टीट्यूड को क्या करता है रेशियो में बांटता है, जो कि होता है 2:1, यानी कि ये जो हम लोग का होगा ये जितना भी यहाँ से यहाँ तक होगा उसका दुगना यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी 2:1 में ये अल्टीट्यूड को डिवाइड कर देता है ये वाला सर्कम सेंटर। ये इसका एक प्रॉपर्टी है जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब ध्यान से देखिए इसमें हम लोग का 2:1 में और ये पूरा हम लोग को पता है कितना है 9√3/2 सेंटीमीटर। तो रेशियो वाला आप लोगों को पता है कि कैसे सॉल्व करना होता है, यानी इसको हम लोग मान लेते हैं 2x तो ये हम लोग का हो जाएगा x, यानी यहाँ पर बस x लगा देना होता है। तो ये 2x है और ये x है, तो 2x + x जो है वो हम लोग का कितना है 9/2 इंटू √3 है। तो ये यानी कि ये टोटल यही निकला था, तो ये हम लोग का यानी कि हो जाएगा 3x = 9/2 √3। तो यहाँ से 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ
पर लेकिन हम लोग को ध्यान से देखिए निकालना क्या था, रेडियस, जो कि यहाँ पर 2x है। तो यहाँ नहीं कि हम लोग ये जो 2 है इसको इधर की तरफ अभी कर दे अगर, तो ये हम लोग का निकल जाएगा 2x बराबर 3√3 सेंटीमीटर, और यही हम लोग को 2x ही निकालना था क्योंकि रेडियस जो है वो और कुछ नहीं 2x ही है। तो इस तरह से रेडियस हम लोग का आ गया 3√3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14, यानी एक हम लोग का पॉइंट दे दिया है 2 और 14, और बोल रहा है कि इस पॉइंट से होते हुए गुजरने वाला 2 लाइन का हम लोग को इक्वेशन लिखना है। यानी ध्यान से देखिए लीनियर इक्वेशन लिखना है जो यानी ये जो पॉइंट है ये उस लाइन पर है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसका एक सोल्यूशन होगा। यानी हम लोग कोई भी एक इस तरह से जैसे लिखते हैं x + y, तो ध्यान से देखिए ये x का वैल्यू होता है और ये y का, तो x 2 है और ये y हम लोग का कितना है 14 है, तो ये 14 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी इस तरह से हम लोग एक इक्वेशन बना दिए। अब उसी तरह से मान लेते हैं लिखते x - y, तो x - y हम लोग करके देख लेंगे कि क्या आएगा, तो ये आ जाएगा -12, तो ये इस तरह से -12 लिख देंगे, तो ये एक इक्वेशन हो गया। तो हम लोग को 2 ही इक्वेशन लिखना था। आप लोग चाहे तो और भी लिख सकते थे, जैसे कि मैं लिख सकता था y - x, तो ध्यान से देखिए y - x करके हम लोग का 12 आएगा, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से 2 को हम लोग को लीनियर इक्वेशन लिखना था। और इसमें फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, यानी कि इस तरह का हम लोग कितना और लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी और कितना लाइन इस तरह का हो सकता है जिसका एक सोल्यूशन 2,14 हो। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिट, क्योंकि एक पॉइंट से होकर जाने वाला आप लोगों को पता है कि ढेर सारा लाइन होता है, तो इसलिए इसका आंसर इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसमें भी और करके दिया हुआ एक और क्वेश्चन, यानी आप लोग इसके अलावा इस क्वेश्चन को भी बना सकते थे। तो इसमें बोल रहा है राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ए बी एंड पी क्यू, यानी आगे एक फिगर है उसमें बोल रहा है ए बी और पी क्यू जो लाइन है उसके लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो ए बी लाइन जो है वो हम लोग का ध्यान से देखिए वाई एक्सिस जो है उसके ठीक पैरेलल है। इस तरह जब भी कोई भी एक्सिस है, यानी ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई भी लाइन हम लोग का रहता है तो उसमें हम लोग का जो होता है वो सिंपल हम लोग का इस तरह से बन जाता है, यानी ये एक्स बराबर और ये -2 पीछे गया हुआ है, तो x बराबर -2, यही हम लोग का लीनियर इक्वेशन होगा। इसको हम लोग फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये इधर साइड आके +2 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। तो या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से। तो ये हम लोग का ए बी लाइन के लिए हो गया, यानी यहाँ पर इस तरह से ए बी लाइन बना हुआ था जो कि -2, यहाँ पर ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर ये 0 था और ये उसके बाद -1 था और यहाँ पर -2 था, तो इस तरह से x बराबर -2 यही इसका इक्वेशन बन जाएगा। फिर उसी तरह से पी क्यू के लिए बनाना है, तो ध्यान से देखिए पी क्यू जो है वो नीचे की तरफ है, यानी वो x एक्सिस के पैरेलल में, तो x एक्सिस के पैरेलल में यानी जो x होगा वो इसका 0 होगा। यानी अगर हम लोग PQ के लिए लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हम लोग का x वाला टर्म होगा ही नहीं, सिर्फ y वाला टर्म होगा, और y भी कितना होगा जितना ये है, यानी ये 0 से ध्यान से देखिए -3 तक गया हुआ है, यानी यहाँ पर हम लोग का ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर -3 है, तो इसलिए x बराबर -3, या फिर इसको इधर साइड कर देंगे तो x बराबर 3, x + 3 बराबर 0, तो ये दोनों में से कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा PQ लाइन के लिए। और अब इसमें ये भी बोल रहा है कि also find the coordinate of intersection point of line AB and PQ, यानी AB और PQ जो है वो यहाँ पर कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग को लिखना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ध्यान से देखिए C से रिप्रेजेंट किया हुआ है और जिसका हम लोग का कोऑर्डिनेट क्या है -2 -3, तो ये हम लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में ध्यान से देखिए अब सेक्शन C में आ चुके हैं, तो इसमें हम लोग का है रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, यानी हम लोग को दिया हुआ है 1/√7 - √6, तो इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो जो बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, यानी मल्टीप्लाई √7 + √6 हो जाएगा, और नीचे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे √7 + √6 से। तो वो ध्यान से देखिए यहाँ पर a + b और a - b बन रहा है, यानी ये a² - b² हो जाएगा, यानी 7 - 6 हो जाएगा, यानी बटा में तो 1 आ गया, यानी बटा में कुछ नहीं रहा, और ऊपर में हम लोग का सिर्फ ये मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, सिर्फ यही बच जाएगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी √7 + √6 आएगा इसको रेशनलाइज करने पर। फिर उसका 27 नंबर हम लोग को फैक्टराइज करना है, तो ध्यान से देखिए ये दिया हुआ है 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab², तो ध्यान से देखिए ये हम लोग का यहाँ पर ध्यान से देखिए दोनों क्यूब में दिख रहा है और यहाँ माइनस का चिन्ह दिख रहा है, तो इससे हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे क्यूब में लिख लेंगे, यानी इसको हम लोग ध्यान से देखिए 2a का क्यूब लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं b का क्यूब, यानी ये 2a - b का होल क्यूब होगा, और आप लोग इसे फिर चेक भी कर सकते हैं पूरा आइडेंटिटी लगा के, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी 2a - b 2a - b और 2a - b 3 बार इस तरह से मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन ए ट्रेंगुलर फील्ड ऑफ साइड्स 50 सेंटीमीटर 50 मीटर 65 मीटर एंड 65 मीटर एट द रेट ऑफ ₹7 पर मीटर स्क्वायर। यानी एक हम लोग का इस तरह से ट्रेंगुलर फील्ड है जिसका तीनों साइड हम लोग को दे दिया है 50 है एक, और एक दूसरा 65 है और तीसरा भी 65 है, और इसमें हम लोग को क्या बोला है, रेट दे दिया है कितना, ₹7 पर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, ग्रास इसमें लगाना है, यानी कि जब हम लोग इसमें ग्रास लगाएंगे तो वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। और इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आप लोगों को पता है फॉर्मूला हिरोन सूत्र, या इससे हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। यानी एस जो होता है वो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी इन तीनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 1 13 13 5 80, यानी ये हो जाएगा 90। तो ये एस का मान आ गया 90, और 90 माइनस ए, यानी बस तीनों में से घटा देंगे एक एक बार, तो 90 माइनस 50 करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, इंटू 90 माइनस 65 करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 25, इंटू और 90 माइनस 65 करेंगे तो ये भी 25 आ जाएगा, और ये रूट में हम लोगों का। तो ध्यान से देखिए इसमें अब जोड़ा निकाल लगा के बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 25 और 25 है तो ये 25 बाहर आ जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 4 इंटू 10 होगा और ये 9 इंटू 10 होगा, यानी कि 10 जो है वो भी बाहर आ जाएगा। फिर उसी तरह से ये 9 जो होगा ये 3 इंटू 3 होगा तो 3 भी बाहर आ जाएगा, और ये जो 4 है ये 2 इंटू 2 होगा तो 2 भी बाहर आ जाएगा, यानी कि फिर ये हम लोग का रूट हट जाएगा और सिर्फ ये बचेगा। अब इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 दिया 150, और ये 150 1500 आ जाएगा। और ध्यान से देखिए ये आ गया 1500, और रेट कितना था, रेट से बस मल्टीप्लाई कर देना होता है, और तो रेट 7 रुपीज़ था तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 7 5 जा 35, 3 बचा 7 1 जा 7 7 3 10, यानी ₹10,500। तो 10,500 रुपया ग्रास लेइंग करने के लिए इसमें लगेगा कॉस्ट। अब उसी में इसमें भी और करके भी है, तो और करके हम लोग कैसे वो वाला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग को एक फिगर दे दिया है इस तरह से, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ध्यान से देखिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है बल्कि 2 ट्रायंगल बना हुआ है, और हम लोग को इसका एरिया निकालना है। तो ये हम लोग को 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर इस तरह से दिया हुआ है। तो हिरोन सूत्र लगा के आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हिरोन सूत्र कैसे लगाइएगा, यानी सबसे पहले इस ट्रायंगल में का निकाल लीजिएगा, यानी 5 4, इसको तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये 3 4 5 है, यानी ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहा है, और जिसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग का 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से इसका एरिया हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके, तो ये 2 से कट जाएगा, यानी ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसका एरिया तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। और इसका आप लोग निकाल लीजिएगा तो यानी ये 6 4 10 5 15 हो गया, यानी 15/2 हो जाएगा एस का मान। और अब एस का मान 15/2 आने के बाद अब आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके, और जो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर बता देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 24 + 15 √7/4, तो ये हम लोगों का आंसर आएगा। तो ये आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द साइड इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹4 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ध्यान से देखिए इसमें हम लोगों का एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, यानी इस तरह का आधा स्फेयर वाला एक बॉल है, और इसमें हम लोग को अंदर के साइड ध्यान से देखिए इसमें LSA निकालना है, और LSA जो होता है वो बाहर का या अंदर का दोनों ही बराबर होता है। यानी मान लेते हैं इसका जो ये वाला LSA, यानी ये जो ऊपर वाला है इसको इसमें नहीं बल्कि बस ये जो साइड वाला सरफेस एरिया इसका है, उसमें हम लोग को क्या करना है, टिन प्लेटिंग करना है, और इसका रेट भी हम लोग को दे दिया है, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को करने के लिए हम लोग को कितना रुपया लगता है, 4 रुपया। अब हम लोगों को निकालना है कि इसको अगर हम लोग को करना होगा, इसका रेडियस भी हम लोग को दे दिया है, तो इसका रेडियस जो है ये 10.5/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 10.5, तो उसका आधा करके रेडियस निकाल लेंगे। तो इतना सेंटीमीटर हम लोग को रेडियस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका LSA निकालेंगे। तो इसका LSA यानी कि इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू और r का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10.5/2 इंटू 10.5/2। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ध्यान से देखिए यहाँ इसको हम लोग क्या करेंगे, जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपया लग रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हम लोग को कितना रुपया लगेगा, 4/100, यानी ये इधर आके डिवाइड में चल जाएगा, तो यानी 4/100 इसका रेट निकल गया। तो 4/100 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो हम लोगों को दिख रहा है इसको आप लोग जब सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आप लोगों का आंसर आएगा ₹6.93।
अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इफ ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल विद ए वी बराबर ए सी, यानी एक हम लोग का एक इस तरह से आइसोसेलेस ट्रेंगल है जिसमें ए बी सी है और ए बी बराबर ए सी है, ये दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ बी एंड सी टू देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी बी और सी जो है इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, यानी यहाँ पर इस तरह से 90 डिग्री पर अपोजिट साइड पर बनाए और यहाँ पर सी से भी एक 90 डिग्री पर लाइन बनाए। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये डी है और ये ई है। अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ही बराबर है, यानी यहाँ पर हम लोगों को प्रूफ करना है कि बी डी बराबर सी ई है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग को एक ट्रेंगल दिख रहा है ए बी डी, तो ट्रेंगल ए बी डी है और एक ट्रेंगल हम लोग को दिख रहा है ए बी डी ली है और दूसरा ए सी ई है। तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए दोनों ही ट्रेंगल में हम लोग को दिख रहा है कि एक ये वाला 90 डिग्री है, इसमें ये वाला 90 डिग्री है। फिर उसी तरह से इसको हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे कि ये वाला ट्रेंगल में हम लोग का क्या है ए डी बी है, तो एंगल ए डी बी बराबर है इस वाले ट्रेंगल में हम लोग का ए डी बी के जगह क्या है ए ई सी है, तो एंगल ए ई सी, तो ये एक चीज बराबर हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों को ध्यान से देखिए दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो एंगल ए है ये दोनों में आ रहा है, यानी एंगल ए बराबर एंगल ए लिख देंगे। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए कि हम लोगों को शुरू में दिया हुआ था कि ए बी और ए सी साइड बराबर है, यानी इसमें हम लोग का ए बी आ रहा है और दूसरा वाला ट्रेंगल में हम लोग का क्या आ रहा है ए सी आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्या आ गया, एक एंगल दूसरा एंगल और ये वाला साइड, यानी एंगल एंगल साइड ए एस रूल से ये दोनों ट्रेंगल हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और ये दोनों ट्रेंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ध्यान से देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना था, बी डी बराबर सी। तो ध्यान से देखिए बी डी और सी दोनों एक ही ऑर्डर में दिख रहा है, तो इस तरह से सी पी सी टी से दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसमें भी और करके एक क्वेश्चन है, तो उसमें हम लोग को एक फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को दो एंगल निकालने बोला है। तो सबसे पहले ये बना हम लोग का फिगर, यहाँ पर है 128 डिग्री और यहाँ पर नाम देते ये हो गया ए बी सी और यहाँ पर डी है और ये है हम लोग का 43 डिग्री। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले निकालना है एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी ये वाला निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी ट्रेंगल जो होता है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर ये होगा। तो इसमें ये घटा देंगे तो एंगल बी ए सी निकल जाएगा, तो एंगल बी ए सी बराबर ये माइनस ये, यानी कि 85 डिग्री आ जाएगा इस तरह से। फिर उसके बाद हम लोग का दूसरा निकालना है एंगल ए सी बी, तो ए सी बी यानी ए सी बी ये निकालना है। तो ये तो सिंपल है, लीनियर पेयर बना रहा है दोनों, यानी 180 में बस घटा देंगे 128, तो 180 में 128 घटाने पर हम लोग का आ जाएगा 52 डिग्री। तो इस तरह से दोनों एंगल निकल गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इन फिगर एल एम इज ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, यानी ध्यान से देखिए इसमें बोल रहा है क्या कि एल एम एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हैं एल एम एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस है उसके एक पैरेलल है, यानी यहाँ पर इस तरह से वाई एक्सिस है तो यहाँ पर एक एल एम करके एक लाइन दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, यानी यहाँ पर हम लोग का ये 0 है तो यहाँ से फिर 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, यानी 1 है 2 है और ये 3 है, तो 3 यूनिट्स पर है। अब इसमें हम लोग को दो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पी आर क्यू। अब पी आर क्यू 3 पॉइंट आप लोगों को इस डायग्राम में दिख रहा होगा, इस तीनों का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो पी ध्यान से देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं एक्स और उसके बाद लिखते हैं वाई, एक्स कोमा वाई करके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ पर पी जो है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिख रहा है कि 0 से सबसे पहले एक्स के तरफ कितना गया है 3 गया है और फिर ऊपर की तरफ कितना गया है 2 गया है, यानी पी जो है वो 3,2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से उसके बाद दूसरा हम लोग का कौन सा है आर पॉइंट, तो आर भी हम लोगों को दिख रहा है सबसे पहले 3 गया है और कहीं पर गया ही नहीं, उसी एक्स एक्सिस पर ही रह गया है, यानी जो आर होगा वो हम लोग का 3,0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्यू जो है वो कहाँ है हम लोग का, तो क्यू नीचे की तरफ है, यानी सबसे पहले तो 3 गया है और उसके बाद -1 गया है, तो 3,-1 हो जाएगा। अब इसमें दूसरा में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स एल एंड एम, यानी एल और एम पॉइंट है दोनों का जो एब्सिसा है उसका हम लोग का निकालना। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा भी बोलते हैं, तो ध्यान से देखिए उसका डिफरेंस निकालना है। अब ध्यान से देखिए एल और एम दोनों का ही कोऑर्डिनेट हम लोग का 3 है, कोऑर्डिनेट नहीं बल्कि एब्सिसा जो है वो क्या है 3 है, यानी एक्स जो है वो दोनों ही का ही 3 है, तो इसलिए ये 3 - 3 बराबर 0 आ जाएगा, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग सेक्शन डी में चलते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आएगा, यानी थोड़ा ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे सबसे पहला है सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, तो 7√3 बाय √10 प्लस √3 दिया हुआ है, -2√5 बाय √6 प्लस √5 दिया हुआ है, और उसके बाद माइनस उसके यहाँ पर दिया हुआ है 3√2 बाय √15 प्लस 3√2। अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो ध्यान से देखिए, जब भी नीचे की तरफ इस तरह से इरेशनल नंबर हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। यानी रेशनलाइज करने के लिए हम लोग बस बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी एक हम लोग करके देखते हैं, बाकी हम लोग डायरेक्ट बताएंगे कि इसको कैसे करना है। जैसे ये होता है 7√3 बाय √10 प्लस √3 है, और तो ऊपर भी √10 माइनस √3 और नीचे भी √10 माइनस √3, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर नीचे जो होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी बन जाता है, जिससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, और माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी 10 माइनस 3 कितना होता है, 7 आ जाएगा बटा में। और ऊपर हम लोग इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा √3 इंटू √10 यानी √30, और उसके बाद फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -7, और ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यानी 7 3 21 आ जाएगा। तो इसको हम लोग यानी कि ये जो सिंपल चीज़ दिख रहा था, इसको हम लोग इस तरह से लिख दिए रेशनलाइज करके, √7 √30 -21/7। अब उसी तरह से हम लोग बाकी सबको भी कर लेंगे। अब बाकी सबको कैसे करेंगे, यानी सब कुछ नहीं करना है, बस ये इसका साइन चेंज करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो साइन चेंज करने के बाद ये √6 माइनस √5 हो जाएगा। अब ये दोनों यानी a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, यानी 6 - 5 बटा में 1 आ जाएगा। और उसके बाद फिर ऊपर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √6 एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2√5 है और √6 है, तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, यानी ये 2√30 आ जाएगा। और उसके बाद फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -√5 से भी, तो ये √5 5 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी ये हम लोग का आ जाएगा -10। अब उसके बाद फिर इसको भी कर लेंगे इसी तरह से, यानी ये हो जाएगा √15 माइनस 3√2, इससे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। तो वो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर 15 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर 3 3 जा 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 यानी कि बटा में। और उसके बाद ऊपर भी हम लोग इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ध्यान से देखिए ये 15 2 जा 30 हो जाएगा, यानी ये 3√30 हो गया। और उसके बाद फिर ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर √2 हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9 9 2 जा 18 आ जाएगा, यानी ये हो गया -18। अब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा समस्या आप लोगों को आएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है बटा में कुछ है। तो इसको ध्यान से देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को दिख रहा है कि 60 से 7 कट जाएगा, फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 से 3 भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यानी ये -1 बार में इस तरह से कटा है, ऐसा मान के चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, यानी अब डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ नंबरेटर है। तो इसको हम लोग वापस अगर रीअरेंज करके लिखे तो ये √30 -21। अब ध्यान से देखिए माइनस रहने के कारण क्या होता है कि चिन्ह चेंज हो जाता है अंदर का, यानी ये एक साथ था, ये एक फ्रैक्शन था, तो इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस है तो ये तो -2√30 ही रह जाएगा, और इसका साइन चेंज होकर ये माइनस प्लस हो जाएगा और +10 हो जाएगा ये। फिर उसी तरह से यहाँ पर ध्यान से देखिए -1 है, तो यानी ये -√30 है। अब ये माइनस माइनस जोड़ के क्या हो जाएगा +√30 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये +18 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए √30 यानी ये 2√30 हो जाएगा, और ये माइनस में 2√30 है, यानी ये पूरा कैंसिल आउट ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक गलती हो गया था कि यहाँ पर ध्यान से देखिए 7 से इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं काट सकते, क्योंकि ये तो प्लस माइनस में जब भी रहता है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं काट सकते। यानी इसको हम लोग ध्यान से देखिए जो 7 है ये दोनों को पहले बांट देंगे, यानी 7 इसमें भी बटा में आ जाएगा और इसमें भी बटा में 7 आ जाएगा। तब अब हम लोग जाके फिर 7 से 7 काटेंगे तो यहाँ तो √30 आ जाएगा, और 7 से फिर इसको भी काटेंगे तो ये 7 3 जा 21, यानी यहाँ पर -21 नहीं बल्कि सिर्फ -3 होगा। यानी कैलकुलेशन में यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मोड़ा गलती हो रहा है, लेकिन आप लोग एग्जाम में टाइम अच्छा से लीजिएगा और अच्छे से इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और वही गलती यहाँ पर भी हुआ है कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 3 से 3 नहीं काट सकते, बल्कि -3 इसको दिए है तो इसको भी -3 देंगे। तो ध्यान से देखिए -3 और ये -18 है, तो इस तरह से 3 से ये 6 बार में कट जाएगा, यानी ये +6 रहेगा। और यहाँ पर फिर ये -6 हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होके, यानी यहाँ पर सिर्फ हम लोग का क्या रहेगा -6 रहेगा। तो ये हम लोग का 10 दिख रहा है, उसके बाद ये -6 दिख रहा है, और यहाँ पर -3, बाकी रूट वाला तो सारा कैंसल आउट ही हो गया था। तो ये हो गया -9, तो यानी 10 - 9 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग का 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला इसमें देखते हैं, तो इसमें और करके भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी उसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है कि a बराबर दिया हुआ है 3 - 2√2, और अब हम लोगों से पूछ रहा है कि a² - 1/a² क्या होता है, तो क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये आप लोगों को इस तरह से दिख रहा है a² - 1/a², तो आप लोगों को पता है कि इसको हम लोग a + b और a - b करके लिख सकते हैं, यानी ध्यान से देखिए ये भी 1 का स्क्वायर ही होगा, यानी वह 1/a का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग यानी कि लिख सकते हैं a + 1/a और इसको a - 1/a करके, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को यानी कि सबसे पहले 1/a निकालना होगा, तो 1/a कैसे निकालेंगे, तो यानी a का मान ये है, तो 1/a करेंगे तो इसको 1/3 - 2√2 लिख देंगे, यानी बटा में चल जाएगा बस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे सबसे पहले, यानी 3 + 2√2 और उसके बाद नीचे भी 3 + 2√2, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4 × 2 = 8, यानी नीचे तो a² - b² करने पर बटा 1 ही आ जाएगा, यानी ऊपर हम लोग का सिर्फ ये बचेगा, और यही हम लोग का 1/a का वैल्यू है, यानी 3 + 2√2, तो यहाँ पर a + 1/a है, तो a जो है वो हम लोग का ये है, और b जो है वो ये है, b नहीं मतलब 1/a जो है वो ये है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देना है, तो ये प्लस ये करेंगे, तो ध्यान से देखिए ये प्लस ये करने पर हम लोगों का क्या होगा कि ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये तो कट जाएगा, और 3 + 3 6 बच जाएगा, यानी ये 6 है इनटू, और अब a - 1/a करना है, तो a - 1/a करेंगे, यानी ध्यान से देखिए जब इस यहाँ पर इस तरह से -3 + 2√2 करेंगे तो ये एक साथ है, तो इसके कारण क्या होगा कि ये अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी ये हम लोग का इस तरह से हो जाएगा 3 - 2√2 और उसके बाद -3, और ये भी माइनस में आ जाएगा -2√2, तो यहाँ पर 3 - 3 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर ये -2 और -2 -4 हो जाएगा, यानी ये -4√2 बच जाएगा। अब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, यानी -24√2, तो यही हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच आर टेकन एज एक्सियम्स, यानी दो हम लोग को स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि बोल रहा है दोनों ही एक्सियम है। या पहला एक्सियम दिया हुआ है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, यानी कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तब देन द कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल, यानी पहला एग्जाम में हम लोगों को बोल रहा है कि जो कोरस्पोंडिंग एंगल होता है कोई भी, यानी ये वाला एंगल के कोरस्पोंडिंग में होता है, आप लोगों को पता है, तो जो कोरस्पोंडिंग एंगल होता है वो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, ऐसा बोला है। और उसके बाद दूसरा में बोला है कि इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जैसे ये और ये हो गया, फिर उसका ये और ये हो गया, तो ये दोनों बराबर होता है, ये हम लोग को बोला है। तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग को देखते के साथ पता चल रहा है कि जो पहला वाला एग्जाम है वो फॉल्स है और जो दूसरा वाला है वो ट्रू है, लेकिन इसमें पूछ कह रहा है कि इज दिस सिस्टम ऑफ एक्सियम्स कंसिस्टेंट, यानी ये जो दोनों सिस्टम है एक्सियम्स का, यानी एक्सियम का सिस्टम है, यानी दो एक्सियम है, ये कंसिस्टेंट है। अब ध्यान से देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हो। अब ध्यान से देखिए मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक बार वापस से बड़ा से बनाते हैं, और ये एंगल और ये एंगल हम लोग अभी के लिए लेते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए पहला वाला एग्जाम में हम लोगों को क्या बोल रहा है कि कॉरस्पोंडिंग एंगल जरूरी नहीं हो कि इक्वल हो, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि ये 2 और 3 कॉरस्पोंडिंग एंगल है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, पहला वाला के हिसाब से हम लोग ये लिख सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं है। लेकिन जो दूसरा वाला बोल रहा है उसमें क्या बोल रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होता है। अब यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मान लेते हैं, ये 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर बनाते हैं जो कि 4 होगा, तो यानी कि यहाँ पर दूसरा वाला के हिसाब से एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। अब लेकिन ध्यान से देखिए कि एंगल 4 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर होगा, यानी एंगल 4 बराबर एंगल 3 होगा। लेकिन ध्यान से देखिए 2 4 के बराबर है और 4 3 के बराबर है, यानी कि जो 3 होगा वो 2 के भी बराबर हो जाएगा इस तरह से। लेकिन हम लोगों को जो पहला वाला दिया हुआ है उसके हिसाब से तो पता चल रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, यानी ये दोनों क्या कर रहा है, ये दोनों एग्जाम एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए ये जो है ये कंसिस्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर नो हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है और उसमें हम लोग को क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो फिगर इस तरह से है, यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है और उसके बाद ये इस तरह से बना हुआ है, और ये दोनों लाइन हम लोग का पैरेलल है, ए बी और सी डी। तो यहाँ पर ये ए बी है और यहाँ पर हम लोग का ये सी डी है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये हम लोग को दे दिया है 130 डिग्री, यहाँ पर दे दिया है ये वाला छोटा वाला जो है ये 20 डिग्री, और ये वाला हम लोग को दिया है x डिग्री, और यही हम लोग को निकालना है। तो ध्यान से देखिए इसको हम लोग बहुत तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका होता है कि आप लोग यहाँ पर एक पैरेलल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, तो ये उसके बाद भी ये इस तरीका से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर ये होगा कि आप लोग क्या करिए कि इस लाइन को थोड़ा और इस तरह से बढ़ा दीजिए। तो ध्यान से देखिए और इस लाइन को भी इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो इस तरह से ध्यान से देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया है।
अब ध्यान से देखिए ये हम लोग का ये जो ट्रेंगल एक बना है, इस ट्रेंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। यानी ये अगर 130 है और ये 20 है तो ये हम लोग का कितना होगा, ये वाला एंगल हम लोग का 110 हो जाएगा, 110 डिग्री। यानी इन दोनों को घटा देंगे तो ये 110 आ जाएगा। और ध्यान से देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया और कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होता है। यानी अगर ये 110 डिग्री है तो एक्स भी हम लोग का 110 डिग्री आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें भी और करके भी एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को क्या किया है कि दो इस तरह से पैरेलल लाइन है और इसमें हम लोगों का एक यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है और यहाँ पर हम लोग क्या किए कि दो एंगल बाइसेक्टर बनाए। यानी ये जो एंगल था हम लोगों का इसका बाइसेक्टर बना दिए और इस एंगल ये जो एंगल था इसका भी बाइसेक्टर बना दिए। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी दो बराबर भागों में बांट देगा। और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है इसमें कि ये जो लाइन बना है हम लोग का यहाँ पर ये ई है, ये पी है और यहाँ पर हम लोग का ये एफ है और ये क्यू है। तो ईपी और जो ईपी जो है वो पैरेलल है एफ क्यू के, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप लोगों को पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, यानी ये दोनों एंगल बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एंगल का आधा कर देंगे। तो इस एंगल का आधा मान लेते हैं, इसको एंगल 1, इसको 2 और इसको 3, इसको 4 मान लेते हैं। आप लोग जो है पूरा नंबर के साथ लिखिएगा। जैसे यहाँ पर अगर ए है तो इसको एंगल ए ई पी इस तरह से पूरा करिएगा, फिर पी ई एफ करके। मैं डायरेक्ट नंबर के साथ कर रहा हूँ ताकि इजी से बता सकूँ आप लोगों को। तो ध्यान से देखिए आधा अगर हम लोग करते हैं तो आधा करने पर हम लोग ये वाला एंगल ले सकते हैं, यानी एंगल 2। और उसी तरह से फिर ये वाला जो एंगल है ई एफ यहाँ पर जो भी है यहाँ पर डी है तो ई एफ डी, तो इसका भी आधा अगर कर दे तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, एंगल 3 ले सकते हैं। यानी ये दोनों एंगल हम लोग का बराबर हो गया। और ये दोनों एंगल जो है ध्यान से देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर एक ये लाइन और ये लाइन है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गया। तो इसलिए ये हम लोग का ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग को एक डाटा दिया हुआ है और हम लोगों से बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रिप्रेजेंटिंग दी अबव डाटा, यानी एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि क्या करना होता है, सबसे पहले क्लास मार्क निकालना होता है। यानी जैसे क्लास इंटरवल हम लोग का 50-60 है, उसके बाद 60 से 70 है, उसके बाद 70 से 80 है, फिर 80 से 90 इस तरह से करके बना हुआ है और लास्ट हम लोग का क्या है 110 से 120। अब हम लोग क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी ये 6 5 11 और 11 का आधा कितना 110 का आधा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। फिर इसका 65 आ जाएगा, इसका हम लोग का आ जाएगा 75, इसका 85 आ जाएगा। इसी तरह से सब का आप लोग क्लास मार्क निकाल लीजिएगा। जैसे इसका लास्ट वाला का हम लोग का आ जाएगा 115। अब ध्यान से देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने में आप लोगों को एक चीज़ याद रखना होता है कि एक पीछे का क्लास इंटरवल भी लेके चलना होता है। यानी यहाँ पर 55 हम लोग का है और एक पीछे का क्लास मार्क अगर हम लोग देखें तो वो हम लोग का हो जाएगा 45। उसी तरह से एक आगे का भी लेके चलना होता है जो कि डाटा में रहता भी नहीं है। जैसे यहाँ 115 है तो हम लोगों को एक आगे 10 यानी 10-10 का ध्यान से देखिए डिफरेंस हो रहा है तो 10 इसमें भी जोड़ देंगे तो ये 125 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का सारा क्लास मार्क बन जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बनाते हैं वाई एक्सिस और ये बनाते हैं एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम लोग जो क्लास मार्क बनाए हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं 45 से और फिर 10-10 का डिफरेंस है। यानी शुरू में हम लोग का जो है 0 से ले जाके 45 तक का डाटा नहीं है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक किंग इस तरह से लगा देंगे। किंग का मतलब होता है कि उतना का डाटा गायब है। और फिर उसके बाद शुरू कर देंगे इस तरह से लिखना कि 45, उसके बाद बराबर बराबर दूरी पर आप लोग इस तरह से लिखते जाइएगा 45, 55, 65, 75, इस तरह से बराबर दूरी पर करते करते आप लोग लास्ट फिर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर 115 और उसके बाद फिर 125, यानी एक एक्स्ट्रा भी लेके चलना है शुरू में भी और लास्ट में भी। और उसके बाद इधर साइड हम लोग का जो है फ्रीक्वेंसी रहेगा। फ्रीक्वेंसी को आप लोग जितना चाहे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितना कितना लेना है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इस डाटा में देखें तो हम लोग 2-2 करके भी ले सकते हैं। तो जैसे 2-2 करके अगर लेंगे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से, तो हम लोगों का थोड़ा बड़ा बन जाएगा। लेकिन आप लोग 4 या फिर 5 या फिर 10 सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पे जो है 10 हिस्सा में बटा हुआ रहता है। तो आप लोग इस तरह से सारा नंबर को उसमें देख सकते हैं। यानी कि आप लोग एक यूनिट जो होता है वो 10 के बराबर ले सकते हैं, यानी 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके। अब उसमें ध्यान से देखिए जैसे सबसे पहला वाला जो रहता है उसमें तो हम लोग बस यही एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट लगा देते हैं और सबसे लास्ट वाला में भी। और बाकी जैसे 55 है तो 55 जो भी क्लास इंटरवल का आया था उसका फ्रीक्वेंसी क्या था 12 है। तो ध्यान से देखिए 12 हम लोग का मान लेते हैं यहाँ कहीं पर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से नहीं बल्कि जो 55 वाला है उसके ठीक ऊपर इस तरह से 12 पर आएंगे और एक इस तरह से पॉइंट लगा देंगे। उसी तरह से अगला क्लास इंटरवल जिसका क्लास मार्क
65 है उसका हम लोग का 16 है, तो 16 यहाँ से ठीक इस तरह से आएंगे, 16 जहाँ पर कहीं भी होगा इस तरह से मिला लेंगे और 16 पर पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से हर पॉइंट इस तरह से लगाते जाना है सबका। और लास्ट वाला जैसे मान लेते हैं 115 वाला है तो उसका हम लोग का 18 है, तो 18 मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा तो 18 तक इस तरह से लगा देंगे। और सबसे लास्ट वाला जो है उसे तो ऐसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर स्केल से बस सबको जोड़ते जाना है। इस तरह से मान लेते कहीं पे ऐसे ऐसे पॉइंट होगा, सबको जोड़ देंगे और लास्ट वाला जो है उसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह से नीचे जोड़ देंगे। तो ये हम लोग का इस तरह से एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। अब हम लोग सेक्शन ई देखते हैं जिसको कि हम लोग केस स्टडी वाला बोलते हैं। इसमें हम लोगों को ध्यान से देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और तीनों केस स्टडी रहता है। यानी ध्यान से देखिए इसमें सबसे पहले पढ़ना होता है इसको और उसके हिसाब से फिर आंसर देना होता है। जैसे इसमें बोल रहा है कि ए गोल्फ बॉल इज स्फेरिकल विथ अबाउट 300 to 500 डिम्पल्स डेट हेल्प इंक्रीज इट्स वेलोसिटी वाइल इन प्ले। यानी जो गोल्फ का बॉल होता है वो ध्यान से देखिए एक इस तरह का होता है जिसमें हम लोग का बहुत सारा इस तरह से धब्बा धब्बा बना होता है, यानी डिम्पल बना होता है, यानी ऐसे अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। और ये जो है 300 से 500 तक डिंपल एक बॉल में रहता है जो कि इसका वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए रहता है। अब बोल रहा है गोल्फ बॉल्स ट्रेडिशनली वाइट बट अवेलेबल इन कलर्स आल्सो, यानी ये बस कुछ बस यही बताया हुआ रहता है। और उसके बाद मेन क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर ए गोल्फ बॉल हैज डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि एक गोल्फ बॉल हम लोग को दे दिया है जो कि स्फीयर शेप में होगा और इसका हम लोग को डायमीटर दे दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट रेडियस लिख लेते हैं जो कि इसका आधा होगा। तो डायमीटर अगर 4.2 है तो रेडियस हम लोग का 2.1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम लोग को रेडियस ही काम आता है, डायमीटर काम नहीं होता है। फिर उसके बाद बोल रहा है एंड द सरफेस एरिया हैज 315 डिंपल्स, यानी इसमें हम लोगों का जो यहाँ पर इस तरह से धब्बा धब्बा बना हुआ है यानी अंदर की जो तरफ धंसा हुआ है वो उसका संख्या हम लोग का कितना है 315 है, तो उसको हम लोग जो है एन मान लेते हैं, यानी एन जो है नंबर है कि इसमें कितना डिंपल है। अब इसमें सबसे पहला हमें बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिंपल, यानी एक जो हम लोग का डिंपल होगा उसका सरफेस एरिया कितना होगा वो निकालना होगा। तो ध्यान से देखिए जो अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा वो आप लोग वो हम लोग का कुछ इस तरह के स्फीयर शेप में होगा, इस तरह से हेमी स्फीयर के शेप में। अब हेमी स्फीयर का हम लोगों का सरफेस एरिया कैसे निकलता है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr², तो यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू, अब ध्यान से देखिए इसमें क्वेश्चन में हम लोग को ये भी दिया हुआ था ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर, यानी ये जो हम लोग का धब्बा अंदर की तरफ धंसा हुआ है डिंपल है उसका वो हम लोग को बोल दिया था कि रेडियस उसका 2 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग 2 और पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू और आर इसका क्या है 2 मिलीमीटर, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, यानी ये 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो r इंटू आर है यानी कि ये 2/10 दो बार हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर हम लोग का आ जाएगा एक डिंपल का सरफेस एरिया, इसको सॉल्व करने पर हम लोग का जो है आ जाएगा 176/700 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको आप लोग चाहे तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं जो कि हम लोग का आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का पहला नंबर बन गया, यानी एक डिंपल का सरफेस एरिया निकाल लिए। अब दूसरा में बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डग आउट टू मेक वन डिंपल, यानी एक डिंपल यानी एक हम लोग को इस तरह से अगर धब्बा बनाना है तो उसके लिए हम लोग वहां से कितना मटेरियल निकाले होंगे, यानी कि हम लोग को कुछ नहीं करना है बस उतना वॉल्यूम उसका वॉल्यूम निकाल देना है। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का होता है 2/3πr³, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू और r³, तो r हम लोग का इसका कितना था 2/10 था, यानी सेंटीमीटर में 2/10 था, तो 2/10 गुने 2/10 इस तरह से 3 बार लिख देंगे, क्यूब है क्योंकि, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आप लोगों का जो है आ जाएगा 352/21,000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको अगर हम लोग पॉइंट में निकालेंगे तब हम लोग का आ जाएगा 0.01676 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो फ्रैक्शन में भी लिख के छोड़ सकते हैं या फिर आप लोग इस तरह से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं आंसर। अब उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं जिसमें बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग्स, और ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि इस तरह का हम लोग का एक सर्कल था यानी गोल्फ बॉल था जिसमें ढेर सारा इस तरह से डिंपल बना हुआ था और कितना था 315 डिंपल था इस तरह से। अब हम लोगों से बोल रहा है कि हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो कि सराउंडिंग से एक्सपोज है, यानी जो कि सराउंडिंग से टच में हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, और ये एक स्फीयर है और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², तो हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो कि हम लोग का इस गोल्फ का रेडियस था जो कि था 2.1 सेंटीमीटर। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो जितना भी हम लोग को इस तरह से धब्बा धब्बा दिख रहा है इसको हम लोग घटा देंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए ये जो है ये
एक्सपोज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ तो खाली था ना, ये तो गड्ढा बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको माइनस कर देंगे, यानी माइनस, और इसका संख्या क्या था 315 को था। और इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए, ये बस एक सिंपल सा एक इस तरह से सर्कल बना हुआ होगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आर कौन सा लेंगे, छोटा वाला आर, यानी जो कि ये जो डिंपल है इसका रेडियस था, तो ये माइनस कर दिए। और उसके बाद साथ में हम लोगों को इसमें जोड़ना भी होगा, जो कि ये जो गड्ढा जैसा था इसका जो LSA होगा, यानी जो कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी जो हम लोग का इस तरह से डिंपल बना हुआ है जो कि अंदर की तरफ इस तरह से ढसा हुआ है, तो इसका जो हम लोग का ये जो सरफेस एरिया होगा ये भी तो एक्सपोज हो रहा है सराउंडिंग में, तो इसलिए उसको भी, उसका जो सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया, तो 315 को का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी सबसे पहले तो इसको जोड़ना है, और 315 गुने, और उस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो इस तरह से 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हम लोग को इतना करना होगा। तो यानी कि इसमें हम लोग ध्यान से देखिए पाई आर, यहाँ पर पाई जो है तीनों में दिख रहा है, तो पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, और इसमें बच जाएगा माइनस 315 आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी पाई हट गया, और यहाँ से भी पाई हट के ये हम लोग का हो जाएगा 300, इसको गुना भी कर देते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा 630, यानी ये हो जाएगा प्लस 630 आर स्क्वायर, और ये हम लोग का इस तरह से बन गया है, और पाई का वैल्यू होता है 22/7। अब ध्यान से देखिए, इसमें आर हम लोग को क्या रखना होगा, आर बड़ा वाला आर जो है वो 2.1 सेंटीमीटर है, यानी 2.1 इंटू 2.1 होगा, और उसके बाद फिर हम लोग का माइनस 315 इंटू, और आर स्क्वायर जो है, तो यहाँ पर स्मॉल आर दोनों है, तो दोनों स्मॉल आर का मान हम लोग का कितना था 2/10 था, यानी जिसको हम लोग 0.2 भी बोल सकते हैं, तो यानी 0.2 या फिर 2/10, आप लोगों को जैसा आसान लगे आप लोग ऐसा वैल्यू रख के और बस इस सब का वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 630 इंटू, और उसके बाद 0.2 इंटू 0.2। अब आप लोगों को बस क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है, और इस पूरे को सॉल्व करके ही आप लोगों को निकलेगा, तो इसलिए ये जो है थोड़ा मुश्किल भी है ये, क्योंकि केस स्टडी में ज़्यादातर मुश्किल ही क्वेश्चन देता है, तो इसको सॉल्व करके आप लोगों का जो है आंसर आ जाएगा कितना 95.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हम लोग का टोटल सरफेस एरिया होगा जो कि सराउंडिंग से एक्सपोज है। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन भी है जो कि और करके है, जो कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल, यानी ये जो गोल्फ बॉल है इसका वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो सिंपल इस स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और इस स्फीयर का वॉल्यूम में ये जो 315 को डब्बा है उस डब्बा का वॉल्यूम को घटा देंगे, यानी सबसे पहले ये वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे, यानी यहाँ पे आर कैपिटल वाला लेंगे, और इसमें घटा देंगे 315 को हम लोग का क्या है जो हेमिस्फीयर शेप में है, तो इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे 2/3 पाई आर क्यूब करके, और यहाँ पे आर छोटा वाला ले लेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, यानी यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर पाई/3 तो कॉमन ले सकते हैं, तो पाई/3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें भी पाई/3 और इसमें भी, तो इस तरह से ये हो जाएगा 4r क्यूब, और उसके बाद माइनस, और यहाँ पर ये हो जाएगा 315 गुने 2 630, और उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा r क्यूब, तो इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, यानी r का वैल्यू जो है कैपिटल R का 2.1 सेंटीमीटर है, और स्मॉल r का कितना है 0.2, तो इस तरह से वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर दीजिएगा, पाई का वैल्यू 22/7 लेके, तो आप लोग वॉल्यूम निकाल दीजिएगा, तो इसको सॉल्व करके हम लोग का आ जाएगा 33.53 के लगभग में, तो इतना हम लोग का क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब ही, तो ये हम लोग का वॉल्यूम निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, तो ध्यान से देखिए, ये भी केस स्टडी है, तो इसमें पहले तो लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ है, तो मैं सीधा आप लोगों को क्वेश्चन पर ले चलता हूं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रीता है और उसके एक फादर है, तो ध्यान से देखिए, ये एक रीता है जो कि लड़की है, और उसके एक फादर है जिनका नाम रंजीत है। अब ये इसमें क्या बोल रहा है कि एक बार रीता जो है वो रंजीत से यानी अपने पिताजी से पूछती है कि डैडी हाउ ओल्ड आर यू, यानी उनका एज जो है वो पूछती है, तो रंजीत जो है यानी उनके जो पिता होते हैं वो इस तरह से जवाब देते हैं कि सम ऑफ एज ऑफ बोथ ऑफ अस इज 55 ईयर्स, यानी दोनों का जो सम होगा रीता का और रंजीत का, दोनों का सम करने पर 55 ईयर्स आएगा। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रीता का एज मान लेते हैं x ईयर्स है, और रंजीत का जो है मान लेते हैं y ईयर्स है, तो इस तरह से दोनों का एज मान लिए, और ये जो एज है ये हम लोग का प्रेजेंट एज है, यानी अभी का जो एज है ये हम लोग का x, इसका x है और इसका y माने हैं, तो यानी पहला जो हम लोग लाइन पढ़े सम ऑफ एज ऑफ बोथ ऑफ अस इज 55 ईयर्स, यानी कि दोनों को जोड़कर 55 आ रहा है, ये बोले वो। फिर उसके बाद बोले कि आफ्टर 10 ईयर्स माई एज विल बी डबल ऑफ यू, यानी 10 साल बाद जो मेरा उम्र होगा वो तुमसे दुगना हो जाएगा, ऐसा रंजीत बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर 10 साल बाद हम लोग कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं y+10 करेंगे, यानी इनका जो उम्र है ये 10 साल बाद उसमें 10 बस जुड़ जाएगा, जो भी अभी प्रेजेंट एज है उसमें 10 जोड़ने पर उनका 10 साल का बाद उम्र आ जाएगा, और इसी तरह से इसका भी 10 साल बाद क्या हो जाएगा x+10 हो जाएगा,
और बोल रहा है डबल हो जाता है, यानी कि 2x + 10 हो जाता है, यानी कि जो इनका एज था ये 10 साल बाद इतना एज है, वो इस जो रीता का एज है उसका दुगना हो गया है। तो ये हम लोग का एक इक्वेशन बन गया है। अगर हम लोग इसको सीधा करके लिखे तो ये हो जाएगा y + 10 बराबर 2x + 20, और उसके बाद फिर ये 2x माइनस उधर जाके -y हो जाएगा, और ये हम लोग का फिर आ जाएगा यहाँ पर ये 20 उधर जाएगा तो -20, यानी कि बराबर में -10। तो इस तरह से हम लोग का इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन ये वाला है और दूसरा हम लोग का ये वाला है। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन फॉर्म्ड, यानी जो दूसरा इक्वेशन हम लोग का बना है वो क्या है। तो ध्यान से देखिए, ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन बना है। फिर दूसरा में पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रीता इन ईयर्स, यानी रीता का जिसको हम लोग x माने हैं उसका प्रेजेंट एज क्या है, वो जिसको x माने हैं वो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को हम लोगों को यानी कि सॉल्व करके x का बस वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन को कैसे जोड़ते हैं, यानी LHS को LHS से जोड़ देते हैं और RHS को RHS से। तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये यानी कि हो जाएगा x + y, और ये भी जुड़ जाएगा +2x - y, और उधर साइड भी हो जाएगा ये 55 और -10 हो जाएगा। तो यानी कि ये हम लोग का सॉल्व होके थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो ये यानी कि y से y कट जाएगा और ये हो जाएगा 3x और बराबर, और ये हो जाएगा 45। तो 3 से ये 15 बार में कट जाएगा, यानी x हम लोग का कितना आ गया 15, यानी रीता का प्रेजेंट एज हम लोग का 15 ईयर्स आ गया। यही हम लोगों से पूछ रहा है। और तीसरा में पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रंजीत इन ईयर्स, यानी रंजीत का निकालना है, यानी जिसको हम लोग y माने। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए x 15 मिला है। अब इस x को अगर हम लोग x का मान यहाँ पर रख दे 15, तो ये 15 + y बराबर 55 हो जाएगा। तो y बराबर हम लोग का 55 - 15 हो जाएगा, यानी 5 5 0 और ये 4 1 10, यानी 40 ईयर्स आ जाएगा रंजीत का एज। अब उसका इसमें और करके भी एक क्वेश्चन है जिसको भी आप लोग बना सकते थे, जो कि है कि इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ रीता एंड हर मदर इज 3:7, यानी इसमें बोल रहा है कि जो भी रीता का एज है और जो भी उसकी मदर का एज है तो उसको m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो हम लोग का 3:7 है। तो हम लोगों से पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ रीताज मदर इन ईयर्स, यानी इस m का एज यानी मदर का एज कितना है वो हम लोग को निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये हम लोग को यानी दिया हुआ है कि R/m जो है वो बराबर है 3:7 के। अब यहाँ पर हम लोग को रीता का एज तो मिल ही चुका था, जो कि कितना आया था 15 आया था। तो यानी ये 15/m बराबर 3:7 हो जाएगा। और रेशियो में आप लोगों को पता है कि बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है और अंदर वाला अंदर वाले से, यानी ये हो जाएगा 15 × 7 बराबर 3 × m, यानी 3m। तो यहाँ से 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो 7 5 जा 35, यानी m बराबर आ गया 35 ईयर्स, यानी जो मदर का एज है वो 35 ईयर्स है। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि वापस से केस स्टडी ही है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोगों को क्या करना है। तो इसमें बोल रहा है कि हम लोग एक टीचर है जो कि सारा स्टूडेंट को क्या करता है कि एक पेपर देता है, और उस पेपर से बोलता है कि अब हम लोगों को पैरेललोग्राम अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कैसा भी शेप का हम लोगों को इस तरह से कागज मिल जाए। अब हम लोगों से बस पूछ रहा है कि इससे अगर हम लोग को पैरेललोग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि चारों साइड का जो मिड पॉइंट होगा उसको इस तरह से लेंगे और जोड़ देंगे, तो इससे ही हम लोग का पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब इसको हम लोगों को प्रूफ भी करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरह से एक लाइन पार देंगे, एक डायगोनल, यानी हम लोगों को मान लेते हैं ABCD जो है ये एक पेपर का टुकड़ा मिला था। अब उस पेपर का टुकड़ा में हम लोग चारों का मिड पॉइंट ले लिए, तो इसको हम लोग PQR और S इस तरह से मान लेते हैं। और अब हम लोग को बस ये प्रूफ करना है कि PQRS जो होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि हम लोग को पेपर फोल्ड करके क्या बनाना था, पैरेललोग्राम। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस ट्रायंगल में ये और ये मिड पॉइंट है, तो आप लोगों को पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम से इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों मिड पॉइंट होता है तो ये इसके पैरेलल होता है और इसके आधा हो जाता है, यानी PQ जो होगा मिड पॉइंट थ्योरम से वो बड़ा पैरेलल हो जाएगा हम लोगों का AC के, और साथ में PQ जो होगा वो बराबर हो जाएगा हम लोगों का हाफ AC के। तो इस यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो ये हम लोग को मिड पॉइंट थ्योरम से मिला। उसी तरह से फिर हम लोगों को इस ट्रायंगल में भी ध्यान से देखिए कि ये और ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी मिड पॉइंट है दोनों, इसलिए यहाँ पर भी SR जो होगा वो AC के पैरेलल हो जाएगा, यानी SR पैरेलल हो गया AC के, और साथ में SR जो होगा वो बराबर हो जाएगा हाफ AC के। और उसके बाद फिर हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो है वो इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, यानी ये दोनों आपस में ही पैरेलल हो जाएगा, यानी PQ जो है वो पैरेलल हो गया SR के। और उसके बाद साथ में ध्यान से देखिए, PQ जो है वो इसका आधा है और SR भी इसका आधा है, यानी PQ बराबर में ये है और SR बराबर में ये, दोनों एक ही चीज़ है। यानी इस तरह से हम लोग का आ जाएगा कि PQ SR के बराबर है। और आप लोगों को पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और बराबर भी, तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इससे कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया।
अब उसके बाद यानी पहला जो क्वेश्चन था इसमें यही पूछ रहा था कि हाउ कैन ए पैरेललोग्राम बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग पेपर फोल्डिंग। तो अभी मैंने बता दिया कि कैसे हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे पेपर को फोल्ड करके। तो बस चारों मिड पॉइंट लेकर चारों को इस तरह से मिला देंगे। और उसके बाद फिर अब दूसरा में बोल रहा है कि इफ एंगल आर एस पी बराबर 30 डिग्री, यानी आर एस पी कहाँ है, तो आर एस पी ये अगर हम लोग का 30 डिग्री है तो हम लोगों से पूछ रहा है कि एंगल आर क्यू पी कितना होगा। तो आर क्यू पी यानी ये एंगल कितना होगा, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता है कि ये एक पैरेललोग्राम अभी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होता है, यानी ये भी हम लोग का 30 डिग्री आ जाएगा। अब उसी के बाद ध्यान से देखिए, तीसरा में अब आर एस पी का जो एंगल था इसका वैल्यू ही चेंज कर दिया है, यानी अब बोल रहा है कि 30 डिग्री की जगह अगर ये 50 डिग्री होता तब एंगल एस पी क्यू का मान कितना होता है। तो एस पी क्यू यानी इस एंगल का मान कितना होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये 50 होता तो ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम में आप लोगों को पता है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर 180 आएगा। तो अगर ये 50 है तो ये 130 डिग्री आ जाएगा। और इसमें भी और करके भी एक क्वेश्चन है, तो और करके क्वेश्चन है कि इफ एस पी बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो एस पी है ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो आर क्यू कितना होगा। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होता है, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से इसको बनाना था। तो इसी के साथ ये पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो अब मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। जय हिंद।